auxiliary verb. What is auxiliary verb? What is the function of auxiliary verb? What is the second name of auxiliary verb? How can we use auxiliary verb? How can we recognize auxiliary verb? etc. We shall study and discuss about the topic today. Hello guys, very good morning to you. How are you? I think your study and your health will be going on parallel very good and properly. As I had told you in the previous video that we shall study about auxiliary verb. So I have brought you auxiliary verb, and today's topic is auxiliary verb. We shall study, we shall know, we shall use the auxiliary verb, etc. Everything we shall discuss, we shall study or read about the auxiliary verb. So guys, don't sit alone. Take pen, take copy, as I have been saying you for a long time. With copy, with pen, and with concentrate mind, sit before the video and be ready for studying. हेलो गाइज, नमस्कार। आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोग सहायक क्रिया के बारे में अध्ययन करने वाले हैं और आज का सेशन बहुत ही बढ़िया होने वाला है। अतः आप लोग तैयार हो जाइए पूरे एकाग्रचित्त के साथ। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में, पहले वीडियो मैंने बताया था, आज के दिन हम लोग सहायक क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि इसके पहले हम लोग फाइनाइट सोर्स के बारे में अध्ययन किया, आज हमारा चलेगा ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। तो देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है। कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड के ऑक्सिलम, AUXILIUM। गाइस देखिएगा ध्यान से, लैटिन भाषा के ऑक्सिलम शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सहायक क्रिया। इसी को हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हेल्पिंग वर्ब। मैंने बताया कि लैटिन भाषा के ऑक्सिलम, AUXILIUM, ऑक्सिलम शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हेल्पिंग, टू हेल्प, असिस्ट और ऑक्सिलरी। ऐसे कह सकते हैं कि जिसका मतलब होता है सहायता करना, मदद करना आदि होता है। तो हम आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको परिभाषित कर रहे हैं। कैसे परिभाषित कर रहे हैं कि सहायक क्रिया जो ऑक्सिलरी वर्ब है वहां प्रयोग किया जाता है जब टेंस को बनाने का कार्य किया जाता है, तो वहां पर इसका हम प्रयोग करते हैं। परिभाषा में मैंने बताया कि वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया को टेंस बनाने में मदद करे ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। वे क्रियाएं, ठीक है, क्या लिखा मैंने? वे क्रियाएं जो मुख्य क्रियाओं को, ठीक है, वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया को टेंस बनाने में मदद करे ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। उसी को हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। वे सहायक क्रियाएं जो टेंस को बनाने में मदद करें, सहायता करें, असिस्ट करें, वह क्या कहलाती है? सहायक क्रिया। आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। सहायता करना, मदद करना। जैसे अब हम वृद्ध हो गए, मान लीजिए कि अब हम वृद्ध हो गए और हम चल नहीं पा रहे हैं, तो हमको चलने के लिए जो सहारा लेना पड़ रहा है, जो डंडे का सहारा लिया जा रहा है, जो लट्ठे का सहारा लिया जा रहा है, वही हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब मानी जाएगी। हमको चलने में मदद कर रहा है, वह क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हमको क्लियर रूप से, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा है, हमको स्पष्ट देखने के लिए जो हम स्पेक्टिकल्स या गॉगल्स का प्रयोग कर रहे हैं, यह क्या माना जाएगा? हमारा हेल्पिंग माना जाएगा, सहायक मददगार उपकरण माना जाएगा। उसी तरह से टेंस को बनाने में जो क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं, मुख्य टेंस को बनाने में, जो टेंस को बनाने में मुख्य क्रियाओं के साथ जो प्रयोग किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सहायक क्रिया।
सीधी सी भाषा में कह सकते हैं हम कि टेंस को बनाने में मुख्य क्रिया के साथ जो सहायक क्रिया प्रयोग की जाती है उसी को हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं या सहायक क्रियाएं कहते हैं। अब हम आ जाते हैं सहायक क्रियाओं के बारे में कि सहायक क्रिया, देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। सहायक क्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितनी प्रकार की होती हैं? मुख्यतः दो प्रकार की होती है या दो तरह से कार्य कर सकती है, ऐसे कह सकते हैं। मुख्यतः दो प्रकार की होती है। आप लोग उसको नोट डाउन करते जाइएगा, समझते रहिएगा, मनन करने का प्रयास करिए। बहुत अच्छा टॉपिक है यह। मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, जैसा कि मैंने इंग्लिश में यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। सहायक क्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन सा है? ठीक है, पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी। पहला क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरीज, प्राथमिक या मूल सहायक क्रियाएं। गाइस देखिएगा मित्रों, प्राइमरी PRIMARYAUXILIARIES, प्राइमरी ऑक्सिलरीज मतलब होता है प्राथमिक या मूल सहायक क्रियाएं। और दूसरा नंबर जो हमारा है इसे कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। क्या कहते हैं? मॉडल, MODAL AUXILIARIES। मॉडल ऑक्सिलरीज का मतलब होता है विधि सूचक या वृत्ति सूचक सहायक क्रियाएं। इस दो नाम को याद रखिएगा कि सहायक क्रियाएं मुख्य रूप से टेंस को बनाने में दो तरह से कार्य करती हैं। दो तरह से कैसे कार्य करती हैं? एक प्राथमिक या मूल सहायक क्रिया के रूप में, एक क्या होता है, विधि सूचक या वृत्ति सूचक सहायक क्रियाओं के रूप में। अब हम आ जाते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब तीन रूप से कार्य करता है। गाइस तीन रूप से कार्य करता है। बहुत ही बढ़िया। देखिए मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूं। अब आप लोग ध्यान देखिएगा, गौर करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी तरह समझ आ जाएगा आपको। कंपटीशन लेवल में अब काम देने वाला है और सब पूरे दिन योर होल लाइफ दिस टॉपिक विल असिस्ट यू। संपूर्ण जीवन में आपको काम करता रहेगा। देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी के तीन रूप होते हैं। एक होता है बी का रूप, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में, पहले वीडियो मैंने इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। मैं प्रयोग के रूप में मैं बता चुका हूं आप लोग को। फिर भी मैं कहा था कि जब मैं यह सब चलेगा डिटेल में बताऊंगा, तो आज डिटेल और अच्छे से ढंग से पढ़ने का समय आ गया है। तो हम लोग आज अध्ययन करते हैं, देखते हैं। बी जो होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इज, एम, आर, वाज, वेयर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हैव का रूप, दूसरा क्या है? हैव का रूप या हैज, हैव और हैड के रूप में होता है। डू का रूप जो है डू, डज और डिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, देखिए एग्जांपल ले रहे हैं, अब समझ आएगा जल्दी हमारा। जैसे अगर मैं कह दूं कि आई एम ए टीचर, यू आर ए स्टूडेंट, दे आर प्लेयर्स। मेरी बात को गौर करिएगा। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। यू आर ए स्टूडेंट, आप एक छात्र है। दे आर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी है। यह सब जब इज, एम, आर का प्रयोग मूल क्रिया के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, मूल क्रिया के रूप में, जैसे ही इज अ डॉक्टर, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ही इज ए डॉक्टर। ठीक है, DOC, ही इज ए DOCTOR। अब देखिए जो इज का प्रयोग यहाँ पर मूल क्रिया के रूप में प्रयोग किया गया है। तो मैं अब परिभाषित करने का प्रयास कर रहा हूं, देखिएगा, सुनिएगा हमारी बात को। देखिए जब इज, एम, आर का प्रयोग, इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग मूल क्रिया के रूप में मतलब मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया, तो क्या मानी जाती है? उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब के बारे में हमने पढ़ा दिया है पिछले वीडियो में, देखेंगे आप लोग, वॉच करिएगा, सर्च करके आ जाएगा इस तरह से। लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लेकिन जब यह टेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है तो क्या कहलाता है? सहायक क्रिया। ठीक है, अब इसका एग्जांपल ले रहा हूं मैं। इज, एम, आर, वाज, वेयर में से एक दो एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे आई एम टीचिंग, यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। देखिए अब ये आई एम का प्रयोग क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। यहां पर इज, एम, आर का प्रयोग किसके रूप में हुआ था? मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ था, जिसे हम क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, लेकिन यह क्या है? आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये हम आई एम क्या है? सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग है। फिर इसे दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, इसी में जैसे यू आर रीडिंग,
यू आर रीडिंग, आप पढ़ रहे हैं, यू के साथ आर आता है, ठीक। आई के साथ एम आता है, ही के साथ इज आता है, सी के साथ इज आता है, जैसे कि वह चाय बना रही है, सी इज मेकिंग टी, ठीक है। यह देखिए इज एम आर का प्रयोग है। वाज वेयर का प्रयोग लेना है, क्या ले लेते हैं, जैसे दे वेयर लाफिंग, वे हंस रहे थे। द बॉय वाज प्लेइंग, लड़का खेल रहा था। इस तरह से वाक्य जो बनेंगे, मैं एग्जांपल दो दिया, एग्जांपल मैं वाज का भी ले रहा हूं उसमें। तीसरा एग्जांपल में जैसे बॉय वाज द बॉय वाज प्लेइंग, द बॉय वाज प्लेइंग, PLAYING। अब यहाँ वाज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है गाइस। मित्रों दोस्तों समझिएगा, इज एम आर या टेंस को बनाने में कार्य कर रहा है तो क्या माना गया, सहायक क्रिया, और जब मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग किया गया तो क्या माना गया, लिंकिंग वर्ब। अब आ जाते हैं हैव का रूप। हैव के रूप में किस तरह से कार्य करता है, इसका मैं एग्जांपल देखता हूं। जैसे इसका एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे आई हैव टॉट यू, मैंने आपको पढ़ाया है, या मैं आपको पढ़ा चुका हूं, या मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब देखिएगा, यह हैव का प्रयोग टेंस के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यह मैंने क्या बताया ऊपर वाला, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस था, या पास्ट कंटीन्यूअस टेंस था। यह हमारा क्या है, आई हैव टॉट यू, यह क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हैव के रूप में। जैसे वह जा चुका है, ही हैज गॉन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में हो गया, ठीक है। हैड का प्रयोग ले लेते हैं एक, जैसे दे हैड, एक एग्जांपल ले रहा हूं, दे हैड रिटेन, WRITTEN, दे हैड रिटेन। अब यहाँ हैड का प्रयोग क्या हो गया, सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग हो गया। ऐसे ही एग्जांपल और मैं ले रहा हूं, जैसे राम लखनऊ जा चुका है, राम हैज गॉन टू लखनऊ। इस तरह से एग्जांपल, मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं, ज्यादा नहीं ले रहा हूं, आप समझने का प्रयास करिएगा, समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। अब मैं डू, डज और डिड का रूप ले रहा हूं। जैसे इसका एग्जांपल ले रहा हूं, मतलब यह तीन तरह से कार्य करता है, बी के रूप में, हैव के रूप में और डू के रूप में। जब मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग किया गया तो क्या माना गया, लिंकिंग वर्ब माना गया। इसको हम यूज में मैंने पढ़ाया था इसको, और फिर इसकी प्रीवियस वीडियो मैंने पढ़ा दिया। लेकिन अब मैं पढ़ा रहा हूं क्या, कि जब डू डज का क्या है, असिस्ट के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। कैसे, जब मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग किए जा रहे हैं, टेंस को बनाने में प्रयोग किए जा रहे हैं, तो क्या माने जाएंगे, सहायक क्रिया माने जाएंगे। तो अब डू का प्रयोग ले रहा हूं, जैसे आई डू नॉट टेल अ लाई, आई डू नॉट टेल ए लाई, मैं झूठ नहीं बोलता। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। इट इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। मैं झूठ नहीं बोलता, तुम झूठ नहीं बोलते हो, यू डू नॉट टेल ए लाई। राम झूठ नहीं बोलता है, राम डज नॉट टेल ए लाई। अब यहाँ पर डज का प्रयोग हो जाएगा, राम डज नॉट टेल ए लाई। मैंने झूठ नहीं बोला, आई डिडंट टेल ए लाई, या आई डिड नॉट टेल ए लाई। आपने मेरी सहायता नहीं किया, यू डिडंट हेल्प मी, या यू डिड नॉट हेल्प मी। इस तरह से है। एक मैं डिड का भी ले रहा हूं, इसका देखिए, जैसे यू डिड नॉट कम, यू डिड नॉट कम, आप नहीं आए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यह पास्ट टेंस कहने का मतलब, मैं एक बार फिर रिवीजन करना चाह रहा हूँ गाइस, देखिएगा, मैं कहना चाह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब यही है कि जो सहायता करने वाले वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया को टेंस बनाने में मदद करे, वह क्या कहलाते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। ऑक्सिलरी वर्ब मुख्य रूप से दो तरह से कार्य करते हैं। पहला है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी। और प्राइमरी ऑक्सिलरी इसे कहते हैं प्राथमिक या मूल सहायक क्रियाएं। यह मुख्य रूप से तीन तरह से कार्य करता है। तीन तरह से कैसे कार्य करता है, इज है, आर और वाज वेयर, जिसको हम वर्ब टू बी के रूप से जानते हैं। यह जब मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, तो क्या माना जाएगा, लिंकिंग वर्ब माना जाएगा। ऐसे ही हैव और डू भी जब मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग किए जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, यह माने जाएंगे, लिंकिंग वर्ब माने जाएंगे। लेकिन जब टेंस को बनाने में मदद करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं टेंस में, तो इसका प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में जाना जाता है। इसका एग्जांपल मैंने लिया, इजएमआर वाला, देखिए कि आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यू आर रीडिंग, आप अध्ययन कर रहे हैं। द बॉय वाज प्लेइंग, लड़का खेल रहा है। यहाँ पर जो मैं अंडरलाइन किया हूँ, यह सब क्या है, यह सब ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है।
फिर देखिए हैव हैज हैड वाला रूप, आई हैव टॉट यू, मैंने आपको पढ़ा दिया है, दे हैड रिटन, वे लिख चुके थे। फिर डू डिड और डज के रूप वाला एग्जांपल लेते हैं, आई डू नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। और दूसरा है यू डिड नॉट कम, आप नहीं आए। यह एग्जांपल मैंने लेकर के स्पष्ट कर दिया। मुझे पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं किसके रूप में, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में चलते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। यस गाइज, अब आ जाते हैं हम मॉडल ऑक्सिलरी पर। बढ़िया चीज है, देखिएगा, गौर करिएगा। मॉडल ऑक्सिलरी बी नंबर है, ये मैंने पढ़ा दिया, प्राइमरी ऑक्सिलरी, इसके बाद में मॉडल ऑक्सिलरी है। मॉडल जिसको हम कहते हैं वृत्ति सूचक, वृत्ति सूचक या विधि सूचक या विधि सूचक सहायक क्रियाएं। ठीक है गाइस, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसके बारे में कि क्यों इसको ऐसा कहा जाता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्यों कहा जाता है। देखिए, मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल शब्द जो है मोड शब्द से बना है। मोड में है प्रवृत्ति, रुझान, तरीका, मोड मॉडिफिकेशन, तब्दीली। ठीक है, मोड से बना है मॉडिफिकेशन। तो मोड मतलब कार्य करने का तरीका, जो कि व्यवहार जो दिखाता है। अगर इसको हम परिभाषा के रूप में कहना चाहें तो देखिए कैसे हो रहा है कि विधि सूचक या वृत्ति सूचक सहायक क्रिया क्या होती है कि वे क्रियाएं जो कार्य करने के तौर तरीके को समझाएं, या वे क्रियाएं जो कार्य करने के तरीकों को बताएं, ढंग को बताएं, उसके कार्य करने की शैली को दर्शाएं, तो क्या कहलाती है, वह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। आई होप कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे। मैं फिर बताना चाहूंगा कि वृत्ति सूचक या विधि सूचक सहायक क्रिया वे कहलाती है जो कार्य करने के तरीके को दर्शाती हूँ, जो कार्य करने के नजरिए को दिखाती हूँ, उसके तौर तरीकों को बतलाती है, वे क्या कहलाती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं फिर से कि वे सहायक क्रियाएं जो कार्य करने के तरीके को प्रकट करे, कार्य करने के तरीके को, कार्य करने के ढंग को प्रकट करे और मुख्य क्रिया की मदद करे, वह क्या कहलाती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। ठीक है गाइस, तो हमारा हो गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में मैंने लिख दिया कि वृत्ति सूचक क्या है, इसीलिए तो कहा गया है, ढंग बताने के तरीकों को बता रहा है, कार्य करने के शैली को बता रहा है, इसलिए इसको विधि सूचक या मॉडल के रूप में जाना जाता है। ठीक है गाइस, अब आ जाते हैं हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, आउट टू, विल, वुड, डेयर, नीड, यूज टू, ईटीसी, इतनी जितने भी हैं सब यह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आते हैं। एक एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा इसका। अगर एग्जांपल के द्वारा देखता हूं तो कैसे लग रहा है। देखिए मैं इसे मान ला कैन का ले रहा हूं एग्जांपल, मैं किसका ले रहा हूं, कैन का। मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन रन, यह दौड़ने के बाद को दर्शा रहा है, आई कैन रन। ठीक है, मैं दौड़ सका, आई कुड रन, इसका पास्ट टेंस भी हो गया, आई कुड रन, मैं दौड़ सका, पास्ट टेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है। मैं इसको प्रयोग में पढ़ाया हूँ विधिवत, फिलहाल मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, समय आ गया इसको विधिवत पढ़ने का, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आई कुड रन। अगर हम मे का प्रयोग करेंगे तो जिसे इसका हम प्रश्न पूछने के लिए भी प्रयोग करते हैं, जैसे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन, मे आई कम इन सर, इसके लिए भी प्रयोग किया जाता है, मे आई कम इन सर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्या मैं श्रीमान जी अंदर आ सकता हूँ, या संभव है आज पानी बरसे, इट मे रेन टुडे, इसके रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए माइट का प्रयोग, जहां पर बहुत प्रार्थना के रूप में प्रयोग किया जाए, या बहुत ही शिष्टाचार के रूप में दर्शाया जाए, माइट का प्रयोग वहां पर विनम्रता के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे माइट आई टेक, मैं इसका माइट का कि माइट आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूं। देख रहे हैं गाइस, मैं पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, मैं मिसलेनियस ले रहा हूं, ताकि जैसे भी आ रहा है मैं ऐसे बना दे रहा हूं वाक्य को, क्योंकि जब टेंस हम लोग पढ़ेंगे तो विधिवत पढ़ेंगे, मैं इसके बारे में बता दे रहा हूं।
माइट के बारे में हो गया। शैल के बारे में देखिए, इसका प्रयोग है, जैसे 5वां नंबर है, जैसे कि वी शैल गो टू स्कूल, हम स्कूल जाएंगे, वी शैल गो टू स्कूल। ठीक। फिर देखिए शुड का प्रयोग है, जैसे शुड का प्रयोग है, यू शुड रीड डेली, तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड डेली। ऐसे ही है तमाम वाक्य। मस्ट का प्रयोग कहाँ होता है, सामान्य देखिए समझ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा। शुड का प्रयोग मैंने बताया हूँ, शुड, मस्ट और आउट टू का प्रयोग प्लीज आप वीडियो को सर्च करिएगा, ये मैं अच्छे से पढ़ा दिया हूँ, तो मैं बता दे रहा हूँ ऊपर। शुड का प्रयोग कहाँ होता है, सामान्य चाहिए के अर्थ में होता है। ठीक है। मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता व्यक्त करने के लिए होता है। आउट टू का प्रयोग होता है नैतिक धर्म और कर्तव्य प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड, तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, यू मस्ट रीड। और जैसे हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वी आउट टू सर्व आवर पेरेंट्स। ठीक। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, वी आउट नॉट टू टेल ए लाई, इस तरह से बनता है। ठीक है। विल का प्रयोग क्या है, आई वी को छोड़ करके सभी के साथ विल का प्रयोग होता है, आई यू वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। जैसे इसका है यू, इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, नंबर 1 इसे यू विल गेट, गुड मार्क्स, MARKS, आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, विल का प्रयोग हो गया। ठीक है। फिर देखिए अगला वाक्य है, वुड का प्रयोग उसी का पास्ट टेंस प्रयोग किया जाएगा। जैसे यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता, इफ यू केम टू मी आई वुड हैव हेल्प यू। इस तरह का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस में प्रयोग किया जाएगा, वुड का प्रयोग होता है, पास्ट टेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर डेयर का प्रयोग है, देखिए डेयर का प्रयोग, डेयर में साहस का अर्थ होता है, साहस के अर्थ में, जैसे कि कहा जाए हाउ डेयर यू, तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई, साहस के अर्थ में दिखाया जाता है, जो है कि जहाँ पर साहसिक कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे निगेटिव में इसका अगर मैं बनाना चाहूंगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ अलग से, ये 7वां नंबर था, एग्जाम्पल 8वां नंबर ले रहा हूँ, जैसे कि ही डेयर नॉट फेस, उसे सामना करने का साहस नहीं है, उसे सामना करने का साहस नहीं है। देखिए डेयर के बाद नॉट के रूप में प्रयोग किया, अक्सर डेयर का प्रयोग और नीड का प्रयोग जो है मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, मॉडल के रूप में प्रयोग किया जाता है और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो मैं इसका इंट्रोगेटिव लेके बना दिया और इसका नेगेटिव बना दिया। फिर देखिए नीड का प्रयोग है, नीड में आवश्यकता या जरूरत पड़ना, जैसे कि सी, मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे सी नीड्स अ पेन, उसे एक कलम की जरूरत है, उसे एक कलम की आवश्यकता है। इस तरह से एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल और ले रहा हूँ थोड़ा सा इसका, जैसे नीड आई हेल्प यू, क्या मुझे आपकी नीड, NEED है, सॉरी NEED, नीड आई हेल्प यू, क्या मुझे आपकी सहायता करने की जरूरत है, ऐसे कर सकते हैं, नीड आई हेल्प यू, क्या आपको मेरी आवश्यकता की जरूरत है, मेरे मदद की जरूरत है, जरूरत या आवश्यकता के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर देखिए यूज टू का प्रयोग है, इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यूज टू का प्रयोग, जैसे हाँ यूज टू का प्रयोग देखिए क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी दर्शाए, फ्रीक्वेंसी गाइस समझिएगा, फ्रीक्वेंसी जो हम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी में होता है बारंबारता, क्या होता है, बारंबारता का मतलब नहीं समझ आ रहा है, मैं बता रहा हूँ उसको सामान्य हिंदी में, सामान्य रूप से बारंबारता कहेंगे। बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी में होता है कोई कार्य बार बार करने की प्रवृत्ति, स्वभाव। जैसे माता जी पिछले साल मंदिर जाया करती थी, मैं पिछले साल रोज स्कूल जाया करता था। इस तरह से जो कार्य करने की जो आवृत्ति बार बार की जा रही है, उसके लिए क्या किया जाता है, हम क्या प्रयोग करते हैं, यूज टू का प्रयोग करते हैं। यूज टू के स्थान पर हम वुड का भी प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, वुड का प्रयोग, देख रहे हो ना, इसके स्थान पर वुड का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। आते हैं हम दोनों एग्जाम्पल ले लेता हूं, एक बार मैं यूज टू का प्रयोग कर रहा हूं, एक बार वुड का प्रयोग कर रहा हूं। जैसे देखिए सी यूज्ड टू गो टू टेम्पल, she used to go to temple last year। गाइस समझिएगा मेरी बात को, she used to go to temple
लास्ट ईयर, वह पिछले साल मंदिर जाया करती थी, मंदिर जाया करती थी। यूज्ड टू का प्रयोग यह आवृत्ति को दर्शा रहा है। इसी को हम ऐसे भी बता सकते हैं, आर मैं लिख दे रहा हूं आर, अथवा जैसे सी वुड गो टू टेम्पल, शी वुड गो टू टेम्पल लास्ट ईयर, लास्ट ईयर ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं। वुड का प्रयोग हम शुड के स्थान पर, यूज टू के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो मैं मॉडल आर्ग्यू जितने में प्रयोग किया हूँ इसे यहाँ पर मैं बता अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, वुड का प्रयोग कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं कलम अपना चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई पड़े। यहाँ पर कैन का प्रयोग हुआ है, यहाँ कुड का प्रयोग हुआ है, यहाँ मे का प्रयोग मैंने कर दिया, यहाँ पर माइट का प्रयोग मैंने कर दिया। ठीक, यहाँ पर शैल का प्रयोग कर दिया मैंने, यहाँ पर शुड का प्रयोग मैंने कर दिया, यहाँ पर विल का प्रयोग कर दिया हमने, फिर यहाँ पर डेयर का प्रयोग कर दिए, यहाँ भी डेयर का प्रयोग कर दिए। ठीक है, नीड्स का प्रयोग कर दिए, यहाँ नीड का प्रयोग कर दिए, यहाँ यूज टू का प्रयोग है, यहाँ पर वुड का प्रयोग है। तो गाइज मैं एक बार फिर सोच रहा हूँ आपको बता दूं कि वृत्त सूचक या विधि सूचक सहायक क्रिया उसे कहते हैं जो कार्य करने के तरीकों को, तौर तरीकों को दर्शाए और मुख्य क्रिया की मदद करे, वे क्या कहलाते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। मैंने एग्जाम्पल को मैंने अच्छी तरह से दे दिया और इसमें कहीं में मुझे जहां तक समझ आ रहा है कि कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको अच्छे ढंग समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो, देखने पर अच्छा लगा हो, तो कृपया उसको वीडियो को जरूर शेयर करिए और अपने मित्रों को शेयर करके बताइए और लाइक करिए इसको। और जो नए व्यूअर हैं, जो नए हमारे जो व्यूअर देख रहे हैं, प्लीज उसको अपने जो है कि उसको सब्सक्राइब करने का प्रयास करें वीडियो को, ताकि आपको ऑल बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि जो भी हमारा शॉर्ट या जो लॉन्ग वीडियो जो भी जाए आपके पास तुरंत पहुंच जाए, आप अच्छे ढंग से मस्ती के साथ चाहे जब आपको समय मिले आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आज मैं अपना सेशन इसी पर समाप्त कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको बढ़िया समझ आ गया होगा, आप लोग मस्त हो गए होंगे सुन करके, वीडियो देख करके कि सर ने कैसे बढ़िया पढ़ाया। हमारा अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है लाइक जरूर करिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कौन सा वीडियो हमारा रहेगा? नॉन फाइनेट्स के बारे में रहेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? नॉन फाइनेट्स के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, नॉन फाइनेट्स के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये वर्ब का लास्ट टॉपिक रहेगा, क्योंकि मैंने बताया था वर्ब को मैंने 3 रूप में बांटा था। मैंने बताया था मैंने फाइनाइट वर्ब, दूसरा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, तीसरा हमारा क्या था? नॉन फाइनाइट वर्ब। यही हमारा तीसरा रूप में हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो गाइज आज के लिए मैं यहाँ पर इसी पर अपना अध्ययन हम लोग समाप्त कर रहे हैं। मैं अपना समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।